नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। यूनिट 6 के अंतर्गत उपन्यास जो लगे हुए हैं उसमें आपका बंटी उपन्यास है मनु भंडारी जी का। हमने आपका बंटी उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से पहले पार्ट में देख लिया था, जिसमें इसका संक्षिप्त रूप से वर्णन देखा था। अब आज यहाँ जो हम चर्चा करने वाले हैं इसके मूल टेक्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 250 से ज्यादा पेज का जो ये उपन्यास है, हम प्रयास करेंगे जितने भी पार्ट में 2-3 पार्ट में कंप्लीट हो सके उसमें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके बंटी उपन्यास की। अब आपका बंटी उपन्यास को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, है ना, आपका बंटी उपन्यास के बारे में प्रकाशक वगैरह देख लेते हैं। राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, अंसारी मार्ग, दरियागंज। ठीक है, शाखाएं वगैरह ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जन्म पत्री है बंटी की, है ना, ये जन्म पत्री पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसकी पूरी शुरुआत करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ आती है जो जन्म पत्री से शुरुआत, जन्म पत्री बंटी की। मनु भंडारी का वक्तव्य है, ये वक्तव्य ध्यान रखिएगा। वह बांकुरा की एक सांझ थी। कहाँ की सांझ थी? बांकुरा की। अचानक ही पी का फोन आया, तुमसे कुछ बहुत जरूरी जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को मिलो बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्तरां की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहां एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने साथ ले आऊंगा। अब से वह यहीं रहेगा और फिर भी देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहां रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में 2-1 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रहा है, एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहां से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्म पत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के ना जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिताजी के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अब अनेक बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दम घोटू तनाव में वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता।
घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्रित उच्छ्रित क्रिया उच्छ्रित ही किया था। लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ, मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्री यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन सरतवंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। दूसरे शब्दों में, वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यहां मुझे भरत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है। क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे, वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है। यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। क्योंकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्याएं, धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली मां नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों में तृप्त मां थी। इस नारी और मां के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। अगर मां की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपने निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती है, उसी कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में, मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती है। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय की जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि से संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कर कहते रह सकते हैं, लेकिन
देखना यह जरूरी है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सबसे और से तब और से बेगुनाह है बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भुगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने रहने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चली जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पदों पर नहीं पहुंचा है। मनु भंडारी। अब शुरुआत करते हैं। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही है। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वह आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में जरूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और ही हो गई। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ, फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झिंझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा, बांह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर हैं, और फिर वे सचमुच ही दूर हो गए। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, और मम्मी जब फाटक खोल कर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और टिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देती। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेट कर आंखों में जरूर उसे दुलरा देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती हैं तो लगता है जैसे डांट रही हो। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती हैं, बस प्यार करती हैं, इसलिए यूं सख्त चेहरा लिए डांटती। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहां उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग,
कॉलेज की ढेर सारी लड़कियां, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप सहमा सा और दूसरे पर मम्मी रहती है। किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई, और इसीलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले पर वहां नहीं जाता। वहां किसके पास जाए, मम्मी तो वहां रहती नहीं। रहती हैं बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा, फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी दो पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देंगी, जाने क्यों। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां जिनके पीछे से सूरज निकल डूबकर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो जिसके पास जादू की खड़ाओं हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, पर जाए कैसे। साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता जाए, चलता चला जाए तो पहुंच ही सकता है। पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे, मम्मी उसे बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती हैं। पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहां कहां घूमता है, अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया, मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ, फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक दो पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती हैं। बस हो गए साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वहीं रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया, रूखा रूखा और एकदम बदला हो। कैसे बदल जाता है चेहरा, और तब ना जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया, चलकर नहा काहे नहीं लेते। हाथ में झाड़ू लिए लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो, सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। एल्लो और सुनो, ये कहानी कहने सुनने का बखत है। काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी, वह डायन से रानी कैसे बन जाती थी, उसके पास जादू था? और क्या तू डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे, बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेष धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है, कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी, कैसी होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे विचित्र, कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। सतमंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी, ऐसा रूप कि ना लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे। वह रूप क्या कोई आदमी का था, वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर
शीशियों को उठा उठा कर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा। यह क्या, फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए। फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सकपका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं, फिर वही गंदी बात कही दो। बंटी हाथ उठाकर अपनी झेप गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी अजब है, मम्मी कभी प्यार करते हुए से गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लटाकर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो। छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी या फूफी, पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है। क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज्यादा सटा लेती है। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह जरूर कसमसाता है, पर यूं ही उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सटकर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती हैं, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती थी, अच्छा बता, तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर या निकाल बाहर करेगा। हटाओ, बुढ़िया को बोर करती है। धत, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती। पर पता नहीं छत में क्या देखने लगती, बस फिर देखती ही रह जाती और उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है, पर कौन, यह वह ना समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे। और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती। हूँ, फूफी बकवास करती है। कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा भला। तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दे। नहीं, अपने आप नहाऊंगा, बड़ी आई नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। पृथ्वी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की कर दूं, लड़की कर दूं सूट, गोली से उड़ा दूंगा। हाँ, याद रखना। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे। इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तो पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था, वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा। और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीजें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा, यह किधर चले। उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा, वहीं मत खेलने बैठ जाना। मम्मी गुस्सा होंगे नहीं तो। नहाया धोया कुछ नहीं है। बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ ना कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मी ही ना मिल जाए। कैसे बोलती हैं वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। तो मन हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाए। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वह सारे दिन रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है।
वो भी कहती हैं घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाट साहबी करने को और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं, घर में ही खेलता रहता है, बिंदा है, तन्नो है। हूँ, कहने दो, कहती हैं तो बंदूक दिखाकर अभी लौट भी जाऊंगा, मैं वहां रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो अब कभी का उग गया। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही हैं। क्षण भर को पांव ठिठक गए, ना भीतर को जाते बनते, ना लौटते, न भीतर को जाते बना ना लौटते। कौन बंटी आओ, कौन बंटी आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई, पापा ने। हैं आए थे क्या पापा, नहीं किसी के हाथ भी चुकाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे पूछ गई, मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात, बंटी भीतर दौड़ा। टीटू सन्नो के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा, कैसा डराया, इतनी बड़ी बंदूक देखूं जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकदम उत्साह में, एकाएक उत्साह में आ गया। चल बाहर चल कर निशाना लगाएंगे, आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था, हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। ए टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ, हार रहा है तो। कैसा भागने लगा। जीतती हुई सन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा, ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर उधर छितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू खिसियाई सी सन्नो चीखती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है, यह कोई आठ आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा, अभी खरीदी है। बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने कहा, नहीं पापा ने भेजवाई है। बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं, और क्या, इस बार आएंगे तो तेरे मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती हैं। बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू फिर बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का रौब। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें। बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहां आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं, पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा।